हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ज़ोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @लक्ष्मी24 क्लासेस में। और ज़ोरदार तरीके से आज हम ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और लगातार पता है इस चैनल पे ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है CDS के लिए, UP PCS के लिए, RO, ARO, अन्य छोटे एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्रम में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसको समझने से पहले हमारे पीछे कराए गए 2 क्लासों को समझने की ज़रूरत होगी, और उनको देख के अगर इस क्लास को अब देखते हैं तो ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो हालांकि अब अभी अगर आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्लास को, तो इसको समझाने के लिए, पीछे के क्लासों को समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ समझाते हुए चले ताकि ये भी आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग बात अगर करें कि एक्सोजेनिक फोर्स को समझने से पहले आप इंडोजेनिक फोर्स को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का ही एक दूसरे से संबंध है। जैसे इंडोजेनिक फोर्स क्या था? इंडोजेनिक फोर्स हमारे जो अर्थ की प्रॉपर्टी है उसके अंदर लगने वाले बल, आंतरिक बल कहेंगे, उसी को इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो आंतरिक बल है, और ये आंतरिक बल से क्या होता है? आंतरिक बल से, और ये आंतरिक बल कैसे लगता है? तो ज्वालामुखी के दाब से, गैसों के दाब से, प्लेट के विवर्तन की वजह से, और ये जो इन दाब के वजह से क्या होता है, हमारे उच्चावच का निर्माण होता है। जैसे अगर ज्वालामुखी बाहर निकले, जमने के बाद पर्वत का निर्माण करेगा, पठार का निर्माण हो जाएगा उससे। और अगर हमारा प्लेट मुड़ भी जाती हैं, प्लेटें मुड़ती हैं आंतरिक दाब के कारण, तो क्या होगा? इस तरह के कुछ रूप बनेगा, या फॉल्ट माउंटेन वगैरह के निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये माउंटेन का जो चैप्टर है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आंतरिक बल के कारण होता है। तो आंतरिक बल के संतुलन के लिए ही एक बाह्य बल भी आता है। आंतरिक बल को संतुलित करने के लिए एक बाह्य बल है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स को समझने के लिए क्या होता है, इसमें अपक्षय एवं अपर्दन की सम्मिलित क्रिया होती है, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन, अब हम एक एक करके दोनों ही टर्म को समझेंगे कि अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। तो अपक्षय, अगर उसको हम अंग्रेजी में बोले तो वेदरिंग कहते हैं अपक्षय को। तो चट्टानों के कमज़ोर होने एवं टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। चट्टानों का कमज़ोर होना या टूटना फूटना ही क्या कहलाता है? अपक्षय की क्रिया कहलाते हैं। तो जो ये इनका अपक्षय होता है चट्टानों का, ये कई कारणों से होता है, या कई कारण इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे भौतिक अपक्षय, इसमें भौतिक कारक अपनी भूमिका निभा रहे हैं चट्टानों के अपक्षय में। अब भौतिक कारक में सबसे पहले क्या आता है? ताप आता है। ताप इसका कारण होता है, ठीक है। हर एक तत्व का, हर एक मतलब एक इलास्टिसिटी होती है, हर एक तत्व का या बोले मैटर का अपनी एक इलास्टिसिटी होती है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी से का लिमिट पार करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो चट्टान के भी अपनी एक इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ताप के कारण, ठीक है, हर एक मौसम में अलग अलग तापमान से अलग अलग तापमान से गुजरती हैं चट्टानें, जिससे उसकी इलास्टिसिटी मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। और बेहतरीन ढंग से समझे तो हम लोग फिजिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व के या कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, उसमें हीट ज़्यादा देने से उसके एटम्स दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। और तो यही चीज़ कुछ हमारे चट्टानों पे भी लागू होता है। जब तापमान बढ़ते हैं तो इसके आंतरिक अणुबल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसका अपक्षय हो जाता है, ठीक है। चट्टानों में जल भराव के कारण, तो चट्टानों में जल भराव के कारण, अब लग रहा होगा कि ये कैसे होता है कि चट्टानों में जल भराव के कारण चट्टानें अपक्षित हो जाते हैं या टूट जाती हैं चट्टानें? होती हैं, क्योंकि हमारी चट्टानें जो है वो अलग अलग तत्वों से मिलके बना हुआ है। अलग कुछ ऐसे तत्व भी उसमें पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील है, और कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। तो जो जल में घुलनशील तत्व हैं वो क्या होता है, जल जब हमारे चट्टानों में जल का प्रवेश होता है तो वो घुलनशील तत्व उससे बाहर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, चट्टान का अपक्षय हो जाता है। तीसरा है घर्षण।
घर्षण आप देख रहे हैं, तो घर्षण कैसे हो सकता है? तो घर्षण के कई वजह हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नदी या तेज पानी का बहाव हो रहा है, तो उसके साथ जो चट्टानें हैं या छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो आपस में क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं, और उनको टकराने से क्या होता है? उन दोनों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो टूटना ही क्या कहला रहा है? यहाँ पे अपक्षय कहला रहा है। ठीक है, उसके बाद दबाव भी है, तो आगे दबाव भी हम लोग समझने वाले हैं। भौतिक अपक्षय इसे विघटन कहा जाता है या इसी को डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो भौतिक अपक्षय की क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं यहाँ पे, उनको विघटन का क्रिया कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला जो कारण बनता है, अगला जो कारक है जो वेदरिंग में अपनी भूमिका को निभाता है, मतलब अपक्षय में जो अपनी भूमिका को निभाता है, वो रासायनिक अपक्षय है। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके वजह से चट्टानों में चट्टान जो हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसमें रासायनिक कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो सबसे पहले ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, दूसरा कार्बनीकरण जिसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन, और जल योजन हाइड्रेशन। ठीक है, रासायनिक अपक्षय को वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन कहते हैं, रिएक्शन नहीं। हम लोगों ने 10वीं में पहले छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं 10वीं तक में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग वहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि व्हेन एक रिएक्टेंट जब ब्रेकडाउन हो जाता है 2 या अधिक कंपाउंड में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझने के लिए थोड़ा आपको हम 10वीं की यादों को ताज़ा करा दें। जैसे CaCO3, ठीक है, अब क्या करते थे? इसको हम लोग हीट कर रहे थे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे इसको हीट किए, ये किस में टूट जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यही रिएक्शन को याद आ गया होगा आपको, पुरानी चीज़ें 10वीं की, कि यही था हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, इसमें भी ब्रेकडाउन हुआ है। ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया किसमें? 2 प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ। तो ये टूटने की क्रिया या ब्रेकडाउन होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? अपक्षय कहते हैं। तो ये इसमें क्या है? रासायनिक अपक्षय होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जीव जंतुओं द्वारा की जाने वाली अपक्षय, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले वनस्पति अपक्षय मान लेते हैं। आप देखते होंगे कि जब छोटे मोटे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे छोटे मोटे पेड़ निकल आते हैं। ठीक है, वो पेड़ क्या होते हैं? पेड़ के जब रूट्स होते हैं, उनके जो जड़ें होती हैं वो फैलती हैं, और फैलने के कारण क्या करता है कि हमारे चट्टानों के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब आंतरिक अणुओं की जो मतलब ताकत जिस फोर्स से जुड़ी हुई है उसको कमज़ोर कर देता है ये। ठीक है, जिसके वजह से चट्टानें क्या होती हैं? टूट जाती हैं, और उनके एटम्स दूर दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल कई टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो उनका अपक्षय हो गया। कैसे? तो वनस्पति से उसका अपक्षय हो गया। अब एनिमल वेदरिंग, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि चट्टानों के ऊपर अपने गुआनों को छोड़ते हैं, और वो गुआनों में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या होता है? वो उन केमिकल्स का रिएक्शन हमारे चट्टान में पाए जाने वाले तत्वों से होता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे चट्टान में पाए जाने चट्टानों के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाते हैं, जिससे इसका अपक्षय हो जाता है। ठीक है, तो ये एनिमल वेदरिंग हो गया। और मानवीय क्रियाएं, मानव क्रियाएं जो हम लोग निर्माण की क्रियाएं करते हैं, घर को बनाना या पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके गिट्टी का निर्माण करना, तो हम लोग अपने निर्माणकारी प्रयोग में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे या खुदाई करना, ठीक है, अलग अलग तरीके का निर्माण करना, हम लोग मानव क्रियाओं में तो शामिल ही है, तोड़ना फोड़ना। तो क्या होता है कि इसमें चट्टानें टूटती हैं। ठीक है, तो ये मानव क्रिया के द्वारा भी टूटती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। बोलता है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है? रासायनिक अपक्षय होती है। समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को
क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई अभी तक क्लास नहीं कराया है, आने वाले समय में इसके ऊपर हम क्लास करेंगे कि यहाँ आर्द्र शुष्क कटिबंधीय है या उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है, दो तरीके। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि हमारी पृथ्वी को तापमान के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अगर ये हमारा एक विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है, तो इससे 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं और 23.5 डिग्री नीचे चले जाएं। ये पूरा जो एरिया है हमारा, ये पूरा जो पट्टी बने हुआ है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो इसको कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय। इस वाले हिस्से को शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ऊपर जो उससे बटा हुआ है इसको शीत, ठीक है, इसको शीत कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक तो हमारे पास ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय, और शीत वाला हिस्सा हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ना गर्मी ना ठंड, और यहाँ गर्मी तेज़ पड़ती है। ये बात अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ मौसम के बारे में पढ़ेंगे, हवा के दिशा के बारे में पढ़ेंगे, मानसून के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में फिर से हम लोग जानेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ इसकी जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ऊपर की तरफ बटा हुआ, इसी तरह नीचे की तरफ भी हमारी पृथ्वी को तापमान के आधार पर बांटा गया है, ठीक। अब हमारे पास ये वाला जो जगह है ये है उष्ण कटिबंधीय। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग कि एक तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय और दूसरा हमारे पास आ रहा था शुष्क। ये भी उष्ण है और शुष्क मरुस्थलीय। अब जो उष्ण वाला जगह है ना, वो उष्ण वाला जगह को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो ऐसा जगह होता है जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता कहने का मतलब है कि जहाँ पवन में या वायु में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है उसकी आर्द्रता ज़्यादा होती है, और अगर कम हो तो इसके मतलब शुष्क है। ऐसा कहाँ पाया जाता है? आप मरुस्थलीय जगह पे जाइए, राजस्थान वगैरह जैसे जगह पे जाइए, वहाँ चलने वाली हवाओं में पानी की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि वर्षा भी वहाँ पे कम होती है। लेकिन वही आप जैसे कि भारत को ले लेते हैं, तो भारत का लोकेशन कहाँ है? इस जगह पे अगर देखा जाए तो भारत का लोकेशन कहाँ होना चाहिए था? तो हमारे जो ये इक्वेटर लाइन है या विषुवतीय रेखा है, इससे ऊपर है। तो हम लोग क्या है, हम लोग पूरी तरह भारत ना ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और ना ही पूरी तरीके से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ हमारे पास जल का स्रोत है, तो इसके मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं अपने जल के स्रोत से जल को इकट्ठा करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पानी का मात्रा ज़्यादा होगा। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहाँ चलने वाली हवाओं के पास जल का स्रोत नहीं होता है। तो अगर जल का स्रोत नहीं है तो वो फिर मतलब शुष्क कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अब देखिए बात है कि चट्टानों के अपक्षय की बात कही गई है। तो चट्टानों का अपक्षय कब होगा? जब वो पानी के संपर्क में आएगा। और सबसे ज़्यादा पानी किस हवा में है? तो वो है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली हवाओं के साथ मिलेगा पानी, ठीक है। तो वहाँ उसके साथ वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा। लेकिन उष्णीय क्षेत्र में ही अगर जाएं और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में आप जाके देखते हैं तो उसमें चलने वाली हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, जिससे वो एक भौतिक अपक्षय कर सकता है। मतलब या तो क्या कर सकता है कि चट्टानों के ऊपर घर्षण, तेज चलेगी हवाएं, घर्षण उत्पन्न करेंगी और इसको ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। या तो ऐसे जगहों पे तापमान ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होने की वजह से इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, हम थोड़ा हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया। वैसे हम इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम विश्व का मानसून और भारत का मानसून पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो कारक है अपक्षय के, वो है अपर्दन। अपर्दन या इसको अंग्रेजी में इरोजन के नाम से जानते हैं। क्या लिखा? अपक्षयी पदार्थों का स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। अपर्दन मुख्यतः प्रवणता संतुलन की क्रिया होती है, ठीक है। तो अपर्दन क्या होता है? तो अपक्षयी पदार्थों का स्थानांतरण। अभी जो अपक्षय हुआ
जो पदार्थ है मतलब टूटी फूटी, उनका क्या करेगा ये, वो इसका अपर्दन करेगा, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ले जाने का काम होगा। ठीक है, टूटे हुए चीज़ों को एक जगह से उठाया और दूसरे जगह पे ले गया, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपर्दन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अपर्दन की प्रक्रिया, और ये अपर्दन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये मुख्यतः प्रवणता संतुलन की क्रिया है। अच्छा, अब समझ में आना चाहिए कि प्रवणता क्या है। प्रवणता एक ढाल है। प्रवणता क्या है, ढाल है। ठीक है, अब ये प्रवणता अगर आप सरफेस पे देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं कि उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ चीज़ों का बहाव होता है, वो पानी हो या कुछ भी हो, तो वो उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ जाती है। अगर हवा की बात करें, हवा का चलना, तो वो क्या होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, ये प्रवणता है। कोई भी चीज़ का मूवमेंट होता है, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह का स्थानांतरण होता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो प्रवणता की वजह से होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलें यहाँ से, तो ये आगे चलते हैं। बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय उच्चावच के अपर्दन को निम्नीकरण कहा जाता है, परंतु धरातल के निचले भागों को भरकर ऊंचा करना अधिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। मतलब बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय उच्चावच के अपर्दन को, बाह्य कारक, स्थलीय उच्चावच कहने का क्या मतलब है कि उसके ऊपर मान लेते हैं पहाड़ है, एक उच्चावच के रूप में पहाड़ को लेते हैं, एक स्थल है, स्थल के ऊपर पहाड़ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका अपर्दन करना है। तो अपर्दन कैसे करेंगे इसका भाई, अपर्दन मतलब बहा के ले जाना। अब पहले तो अपक्षय हुआ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मान लेते हैं ये है और इसके ऊपर एक पर्वत है। ठीक है, अब पर्वत क्या हुआ, कई भौतिक क्रियाओं की वजह से, रासायनिक क्रियाओं की वजह से इसमें अपक्षय हुआ, मतलब ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब जो दूर दूर हो गए, मतलब कमज़ोर हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर अपर्दन का काम होगा। अपर्दन के काम कौन करेगा, तो अभी आगे पढ़ेंगे कि अपर्दन के काम हवाएं करती हैं, पानी करते हैं। ये अब हवा जोर से चली, मतलब हम हवा एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं अपर्दन में। अपर्दन की क्रिया बहुत अलग अलग माध्यम से हो सकता है। तो ये जो हवा है, हवा क्या करेगी, जो टूटे फूटे कण हैं, ये जो पहाड़ है, इसमें जो टूटे फूटे भाग हैं, या टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको क्या करेगा, यहाँ से हवा तेज चलेगी और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक इसका कटिंग कर देगा और इसके सारे उड़ा के कहीं पे ले जाएगा, इसको अपर्दित कर देगा। ठीक है, इसके जगह से नीचे की तरफ ले आएगा या दूर ले जाएगा अपने जगह से। तो एक तरीके का ढाल बन रहा है, यही ढाल को हम प्रवणता कह रहे थे। अगर ये प्रवणता नहीं होती तो ये एक जगह से ये टूटे हुए टुकड़े दूसरे जगह पे नहीं जा पाते। तो ये बात समझ गए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण मतलब उच्चावच को क्या कर देना, अपर्दित कर देना, तो मतलब इस टूटे हुए भागों को स्थानांतरित कर देना एक जगह से दूसरे जगह, तो इसको क्या कहते हैं, निम्नीकरण कहा जाता है। परंतु एक और भी कारण है कि हमारे भूमि में सिर्फ उच्चावच का ही तो निर्माण नहीं है, अगर कहीं पहाड़ है तो कहीं गर्त भी है भाई, मतलब ये हमारा है तो कहीं गर्त भी बने हुए हैं। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें हम अपर्दित करके ले गए, तो हो सकता है ये अपर्दन वाली चीज़ें यहाँ पे भर दिए होंगे हम। ठीक है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से आके यहाँ पे भर गई होगी। ठीक है, इस वाले खाली जगह में। तो जो ये भराव हुआ है यहाँ पे, इस भराव को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अधिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृद्धि कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए। वैसे तो इतना सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि आराम से आप समझ पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब तो होता है अपर्दन के निम्न कारक हैं, जो अपर्दन हो रहा है ये, तो अपर्दन के दो चीज़ें हम बता दिए आपको, एक निम्नीकरण बता दिए, एक अधिवृद्धि बता दिए। ये दोनों टर्म को आपको याद रखना है। तो निम्नीकरण जो उच्चावच को ब्रेक डाउन कर दे, अपने जगह से स्थानांतरित कर दे, और एक है कि हमारे जो अर्थ सरफेस पे जो गहराई बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह के भी निर्माण है, इसको ये भर दे आके। ठीक है, तो उसको हम अधिवृद्धि कहते हैं। अब आते हैं अपर्दन के निम्न कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं, तो सबसे पहले अपघर्षण के, अपघर्षण एक कारक है। अपघर्षण क्या होता है, एक ऐसा उपक्रम, उपक्रम के मतलब ही समझाते हैं आपको, एक ऐसा उपक्रम जो अपने साथ पत्थर, बालू एवं कंकड़ जैसे पदार्थों को लेकर आगे बढ़ने के क्रम में उन पदार्थों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है।
ठीक है। इससे चट्टानों का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, चट्टानों का क्षरण होता है। एक साथ लिखा गया था ये दोनों, चट्टानों का क्षरण हो जाता है। अब समझिए, मतलब एक ऐसा उपक्रम में हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है। तो जो बहता है तो अपने साथ क्या करता है, पत्थर को लेके बह रहा है, बालू कंकड़ ये सब अपने साथ लेके बह रहा है, ठीक है। और अगर इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके बह रहा है तो क्या होगा, जब सारे आपस में टकराएंगे, क्या होंगे, सारे आपस में टकराएंगे। पानी बात मतलब पानी का बहाव हो रहा है, तो पानी के बहाव के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी बह रहे हैं। अगर बहाव तेज है तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी जा रहे हैं, और उसके साथ कंकड़ और बालू ये सब चीज़ों का बहाव हो रहा है, वो सब आपस में टकराएंगे। टकराने के क्रम में उनके बीच घर्षण उत्पन्न होगा, और जब घर्षण उत्पन्न होगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अपक्षय होगा। क्या हो जाएगा, अपक्षय होगा, टूट फूट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अपक्षय के साथ साथ पानी के बहाव उसका अपर्दन भी कर रहा है। क्या कर रहा है, पानी का बहाव उसका अपर्दन भी कर रहा है, और उनके टकराव की वजह से उसमें अपक्षय भी हो रहा है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब ये हो गया अपघर्षण, अपर्दन के कारक है अपघर्षण। अब आगे चलते हैं, और यहाँ हमारे पास है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, चट्टानों से घुलनशील खनिजों के अलगाव की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। तो अभी बताया कि हमारी चट्टानें हैं वो कई खनिजों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। हमारे चट्टानों का निर्माण कई खनिजों से हुआ है, और उन खनिजों में कुछ ऐसे भी खनिज हैं चट्टानों में जिनका क्या होता है, जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो क्या होता है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं, पानी के संपर्क में आते हैं, तो वैसे खनिज उससे घुलकर पानी में मिल जाता है। और क्योंकि पानी के बहाव है तो बहाव वैसे घुले हुए खनिजों को कहाँ ले जाएगा, अपने साथ अपरदित कर देगा। क्या कर देगा, अपने साथ अपरदित कर देगा, बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, संक्षारण कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण। मतलब जो चट्टान है, चट्टान में खनिज है, और वो खनिज जब घुल जाता है पानी के अंदर, तो उस घुलने वाली प्रक्रिया को, घुलने के बाद जो ये प्रक्रिया है, घुलने की प्रक्रिया, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसको हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण आपको समझ में आ गया होगा। तो संक्षारण किन चट्टानों में सबसे ज़्यादा संक्षारण होता है, तो आप देख पाएंगे डोलोमाइट और चूना पत्थर, दो ऐसे पत्थर हैं, इसमें तो पानी में घुलनशील खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा संक्षारण सबसे ज़्यादा यही दो चट्टानों का होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं हम लोग। अब आते हैं जलदाब। किसी चट्टान में जलदाब के कारण अपर्दन की क्रिया होती है। इसमें अपर्दन की क्रिया होने के पीछे जलदाब भी एक कारण है। जैसे सागरीय तरंग, ध्यान से समझ सकते हैं आप इसको। कैसे समझ सकते हैं, क्या होता है जलदाब, किसी चट्टान में जलदाब के कारण अपर्दन की क्रिया होती है। जैसे सागरीय तरंग, तो सागरीय तरंग जलदाब की से अपर्दन कैसे कर लेता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सागर है, और ये सागर के किनारा है, ये किनारा सागर का है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, हाई टाइड और लो टाइड भी इसमें अपना मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं। पर समझने के लिए क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, तरंगे उठती हैं हमारे, जैसे पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और ये हमारा किनारा है समुद्र का। अब जो इससे तरंगे आ रही हैं, तो जो आसपास हमारे जो छोटे छोटे चट्टानें हैं, ये जो भी हैं मतलब चट्टानों के टुकड़े हैं, इन सबको क्या करता है, तरंग अपने साथ धक्का देके किनारे तक लेके जाता है, मतलब बल लगाता है, और किनारों से जाके ये टकराते हैं, ठीक है। और इस टकराने के क्रम में क्या हो जाता है, इसका अपर्दन होता है, मतलब इरोजन होता है। क्या होता है, इरोजन। या तो ये जब ये टक्कर मार रहा होगा तो इरोड हो जाएगा, इधर सारे चले जाएंगे, और जब ये तरंग वापस जा रहा होगा तो इसको खींचते हुए अपने तरफ लेके जाएंगे, इधर भी लेके आ सकते हैं खींचते हुए, ठीक है ना। जब ये तरंग वापस जाएंगे, और जब तरंग फिर इधर को जाएगा तो इन सारे चट्टानों को उठा के इस साइड मारेगा, ठीक। तो इस तरह का इस पर लगातार एक दाब काम कर रहा होता है, इसी को जल दाब कहते हैं, जल के द्वारा लगाया गया दाब, और ये चट्टानों को तोड़ने में मददगार होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपर्दन की क्रिया करते हैं। ये अपर्दन की क्रिया करता है जलदाब। ये बात समझ में आ गया होगा, इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं, और अब आते हैं उत्पाटन। उत्पाटन क्या होता है, प्लकिंग होता है, मतलब हिमस्खलन के कारण, ठीक है। अब कभी कभी आप देखते होंगे हिमस्खलन होता है, मतलब पहाड़ों
बड़े बड़े हिम का जो पहाड़ है वहाँ से हिम का स्खलन होता है, टूट के गिर जाना होता है। मान लीजिए ये हमारा हिम है, इसके ऊपर, और जब इसका स्खलन होगा, जब ब्रेकडाउन होगा, ये हिम टूटेगा, तो इसके रास्ते में आने वाले जितने भी चट्टान होंगे छोटे छोटे, वो क्या होंगे, इसके साथ जाएंगे, और इसके साथ जाएंगे, इससे टक्कर होते हुए जाएंगे, तो इसमें ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, टूट फूट की क्रिया होगी इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारा, इसी क्रिया को हम लोग उत्पाटन कहते हैं, उत्पाटन कहते हैं। तो क्या करता है, चट्टानों को अपने साथ ये हिम जो है प्रवाहित कर देता है। इस प्रवाह के दरमियान इन दोनों के बीच टक्कर होते हैं, चट्टानों के बीच आपस में, और वो टूट जाते हैं, और उसी को हम उत्पाटन कहते हैं। ये बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र समझिए, अपर्दन चक्र क्या है। अगर एक मतलब ये तो हालांकि हम लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ने, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि अपर्दन चक्र क्या होता है। अभी जैसे बताया कि एक बाह्य बल होता है, आंतरिक बल होता है। तो आंतरिक बल लगा, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल एक समझाने की कोशिश करें। आंतरिक बल लगा, आंतरिक बल ऊपर की तरफ आया, एक पहाड़ का निर्माण हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी के माध्यम से। अब क्या हुआ, उस पर बार बार हवा का घर्षण, या फिर उस पर लगातार ताप, उस पर रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होते हुए उसका क्या हो गया, तो वो अपघटित हो गया, अपक्षय हो गया, उसका क्या हो गया, अपक्षय हो गया, अपघटन होना शुरू हो गया उसका। और वो अपघटन होते होते फिर क्या हुआ, अपर्दन हुआ। अपर्दन के बाद उसका क्या हो गया, निक्षेप हुआ। अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ। अपर्दन के माध्यम हवा है, नदी है, ठीक है, और ये सारे अपर्दन के माध्यम हैं। अपर्दन होने के बाद वो फिर से हमारे मतलब भूतल के अंदर चला जाएगा धीरे धीरे, कई वर्षों, मतलब ये तो तुरंत नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। फिर भूतल के अंदर गया, फिर मैग्मा में परिवर्तित हुआ। मैग्मा में परिवर्तित होने के बाद फिर से वो रॉक बना या माउंटेन बना, और फिर माउंटेन का क्या होना शुरू हुआ, अपक्षय हुआ, फिर अपर्दन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ। और ये लगातार प्रक्रिया जब चलती रहती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र कहते हैं, ठीक है। तो अपर्दन चक्र के जो ये हमारे पास आता है, इस बारे में जानकारी, इसमें कुछ हमारे भूगर्भवेत्ता हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है जेम्स हटन। जेम्स हटन जो हैं ये एक भूगर्भ शास्त्री हैं, ठीक है, जो भू आकृतियों के एक रूपतावाद की बात करते हैं, एक रूपतावाद की अवधारणा का बात करते हैं, एक रूपता की अवधारणा बताते हैं। एक रूपता मतलब, कहने का मतलब है कि एक समय होगा, कहने का मतलब है कि पृथ्वी में जो मतलब आंतरिक बल की वजह से जो निर्माण हुआ है, वो बाह्य बल उसको क्या कर देगा, एक समय आएगा जब बराबर कर देगा। मतलब अगर सिंपल एग्जांपल से समझे, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक मतलब ज्वालामुखी या आंतरिक बल के कारण एक पहाड़ का निर्माण हुआ है तो वो पहाड़ का अगर निर्माण हुआ है तो ये आंतरिक बल के कारण हुआ है, तो बाह्य बल क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा एक समय तक। मतलब वो तब तक काम करता रहेगा बाह्य बल उस पर कि जब तक उसको फिर से समतल ना बना दे, ठीक है। तो यही ये एकरूपता की बात कहते हैं, और बताते हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी है। कहने मतलब है कि जो अभी है, जो हमारी पृथ्वी पे जो रचनात्मक चीज़ें दिख रही हैं या उच्चावच वगैरह दिख रही हैं, ये भूतकाल का देन है। मतलब पहले से ही इसका निर्माण होता आ रहा है, कोई तुरंत नहीं हुआ है कि हम लोग पैदा हुए उसी समय ये सब बात हो रहा है। ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, ये बात बताते हैं। स्थलाकृति के निर्माण जो है एक ऐतिहासिक क्रम में होता है, सही बात है, एक ऐतिहासिक क्रम में होता है, मतलब एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके आधार पे सारी चीज़ें होती है। जैसे एक इंसान को ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, बहुत छोटा होता है, बहुत बाल्यावस्था में आ जाता है, फिर शिशु बाल्यावस्था में आया, उसी तरह क्या हुआ, युवावस्था में आया, प्रौढ़ावस्था में गया, वृद्धावस्था में जाता है, तो मतलब एक अवस्था में बटा है। इसी तरह जब स्थलाकृति का निर्माण होता है, स्थल पे कोई भी आकृति का निर्माण होता है, वो तुरंत नहीं होता है, वो कई कालखंड में बांट के देखेंगे तब होता है। एक पहाड़ का निर्माण रातों रात नहीं हो जाता है, वो कई कालखंडों में उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये बात जो है स्थलाकृति के निर्माण का ऐतिहासिक क्रम होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के एक शिष्य थे जो डेविस के अनुसार, डेविस थे इनके शिष्य, डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उठा हुआ भूखंड अपर्दन की क्रिया से टकराकर मैदान में बदल जाता है। यही बात कह रहे थे। इनका ये कहने का मतलब है कि कोई अपर्दन चक्र
समय की वह अवधि है, ये अपर्दन चक्र के बारे में बताते हैं कि समय की वह अवधि है जिसमें एक उठा हुआ भूखंड, जो हमारे भूमि के एक खंड है उठा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हर बार आपके सामने एक पहाड़ को ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एक पहाड़ को ही ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या बता रहे हैं कि उठा हुआ भूखंड, तो देखिए ये उठा हुआ भूखंड है हमारा, ठीक है। अब बता रहे हैं कि इसमें अपर्दन की क्रिया से, तब तक अपर्दन की क्रिया होगी इसमें जब तक कि इसको वो समतल ना कर दे, तब तक टकराव होगा। मान लेते हैं ये हमारी हवाएं हैं और ये क्या है, ये पर्वत है, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका क्या होने वाला है, सबसे पहले अपक्षय होने वाला है। तो इसका अपक्षय हुआ मतलब इसके जो है कमज़ोर पड़ गए, छोटे छोटे हो गए, इसके मतलब टूट गए, कई वर्षों में, मिलियंस ऑफ ईयर में टूट गए। कैसे, तो इसके भौतिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, जैविक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। तीनों क्रियाएं काम की इस पे और ये क्या हो गया, अपक्षय हो गया। अपक्षय होने के बाद क्या हुआ, हवाएं जब चली तो इसका अपर्दन करना शुरू किया। अपर्दन करते करते ये तब तक इसका अपर्दन करता रहेगा कि जब तक ये हवा के मार्ग में बाधा ना बने, ठीक है। तो तब तक, या अब तो हम हवा एक कारक ले रहे हैं, हो सकता है उसमें हवा के जगह पे पानी भी हो सकता है कि पानी का बहाव इसके ऊपर से हो रहा हो, और तब तक पानी इसको काटती रहेगी जब तक कि पानी एकदम सीधी बहाव ना हो जाए, पानी के रास्ते में अवरोध पैदा ना कर पाइए, ठीक है, ये बात। लेकिन कुछ चट्टानें जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, कुछ कुछ हिस्से इसके रह जाते हैं, तो उस हिस्से को, जो अवशेष रह जाते हैं, अधिशेष हिस्से कुछ रह जाते हैं उच्चावच के रूप में, उसको हम कहते हैं मोनाडनाक। क्या कहते हैं, मोनाडनाक कहते हैं, ये बात याद रखें। अब आता है अपर्दन के प्रक्रम। अपर्दन के प्रक्रम क्या क्या कारण है, कौन कौन से वजह हैं जिससे अपर्दन, तो हम हर बार जब जब समझा रहे थे ये बात आपको बोलते ही जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं कि बहता जल अपर्दन के कारण हो सकता है। भूमिगत जल, ये भूमिगत जल जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसको जानेंगे कि भूमिगत जल के वजह से अपर्दन कैसा होता है, तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो हम पहले बहता जल के बारे में, जो कि आप देख पाएंगे, भूमिगत जल के अंदर की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। अब आता है समुद्री तरंग। एक तरीके से अभी हम पहले ही यहाँ से समुद्र जो बनाया था अभी समझा चुके हैं कि समुद्र तरंग जो है वो भी अपर्दन के काम करती हैं। पवन का तभी अभी एग्जाम्पल हमने ऊपर दिया कि कैसे अपर्दन का काम कर रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपक्षय को हटाकर, यहाँ से अपक्षय को हटाकर अपर्दन के काम कर रही हैं। उसके बाद हिमानी, जिसमें भी बर्फ़ का भी हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक हिम जो है टूटता है तो अपने साथ जितनी चट्टानें हैं, सैल हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ है, सबको बहा के अपने साथ लेके जाती हैं, ठीक है, अपने साथ खींच के लाती हैं। और उसमें भी बहुत मतलब भारी मात्रा में अपर्दन की क्रिया होती है। तो अपर्दन में अहम भूमिका है इन सब चीज़ों का, ठीक। अपर्दन के कारण दो भू आकृतियों का निर्माण होता है। जो अपर्दन है इसके कारण दो भू आकृति का निर्माण होता है। सबसे पहले अपर्दनात्मक स्थलाकृति और दूसरा निक्षेपात्मक स्थलाकृति। मतलब एक निक्षेपण के वजह से और एक अपर्दन के वजह से। अपर्दन के वजह से एक आकृति का निर्माण हुआ, पहाड़ था तो पहाड़ क्या हुआ, पहले तो पहाड़ मतलब नुकीले टाइप का था, पहाड़ देखिए आप नुकीले टाइप का था। अब क्या कर दिया, इसका अपर्दन कर दिया। अपर्दन करने के बाद ये कैसा बना दिया, सपाट बना दिया। और अपर्दन हुआ तो मैदानी भाग बन गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अपर्दन के कारण संरचना हो रहा है, स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति बदल रही है। और किस तरह की आकृति बना रही है, तो वो अलग अलग आकृति का निर्माण कर रही है। और इस तरह की जो आकृति बन रही है बार बार, वो अपर्दनात्मक स्थलाकृति बनेगा, ठीक है। मतलब अपर्दन के माध्यम से स्थल पे बनी आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे अपर्दनात्मक स्थलाकृति, ठीक है। दूसरा आता है निक्षेपात्मक स्थलाकृति, ठीक है। अब जो अपर्दन हुआ जो इससे अपर्दन हो रहा है चीज़ें, तो अपर्दित होने के बाद ये कहाँ जा रही हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अपर्दित हो गए, ये क्या हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निक्षेप हो जा रहे होंगे। इसको समझिए तो थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ पे एक चट्टान है, चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूटा और यहाँ हवा आई, इनको अपर्दित कर दिया। अब अपर्दित करने के बाद कहीं ना कहीं तो निक्षेप करेगा, ये निक्षेप करेगा, यहाँ पे लाके पूरा रख दिया, निक्षेप कर दिया। तो क्या लग रहा है, एक बलुआई मैदान का निर्माण नहीं हो गया, एक निर्माण तो हो गया, बलुआई मैदान का निर्माण हो गया, मरुस्थल का निर्माण हो गया। या फिर निक्षेपण से कई और भी निर्माण होते हैं, ठीक है। आगे अब तो इस क्लास में पूरा नहीं करा पाएंगे, लेकिन आगे जब कराएंगे तो और भी
निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ये निक्षेपण कौन करता है? निक्षेपण नदियाँ करती हैं, निक्षेपण हवाएं करती हैं। अगर हवाओं के द्वारा निक्षेपण किया गया तो हो सकता है पूरा बलुआई मैदान बना दे, मरुस्थल बना दे, ठीक है। यही निक्षेपण अगर नदियों के द्वारा किया गया तो नदी अपने आसपास जब निक्षेप करता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर मिट्टी के प्रकार में भी पढ़ेंगे, उसमें दो तरीके की संरचना, कई तरीके की संरचना होती है, दो तरीके की नहीं, मतलब हवाओं के माध्यम से आप ये समझ लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। बोल रहे अब आता है बहता जल। क्या आता है? बहता जल। बहता जल भी क्या करता है? इसका निक्षेपण या अपर्दन दोनों ही करता है, ठीक है। अपर्दन करता है। जैसे नदी एवं उसकी सहायक नदी क्षेत्र को सम्मिलित रूप से नदी द्रोणी या प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। अब समझिए कि मतलब हमारा जो ये है निक्षेपण से कुछ, अब सबसे पहले बोल रहा है बहता जल। बहता जल में हम लोग क्या क्या लेंगे? एक तो मुख्य नदी लेंगे, और मुख्य नदी के साथ साथ इसकी कई सहायक नदियाँ होती है। एक मुख्य नदी है, इसकी कई सहायक नदियाँ होती हैं मिलने वाली। तो जो इस पूरे क्षेत्र में आएंगी, इसकी सहायक नदियाँ तथा इनकी उप नदियाँ, सबको मिला के ये जितनी क्षेत्र को घेर रहे हैं मिलके, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? नदी द्रोणी कहेंगे। क्या कहेंगे? नदी द्रोणी कहेंगे। नदी या इसको प्रवाह क्षेत्र कहेंगे, या इसको नदी तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक नदी तंत्र है। इस तरह से देखा जाए हमारे ही भारत में कई नदी तंत्र हैं, पूरे विश्व में तो हजारों नदी तंत्र हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि दो नदी तंत्रों को आपस में जो अलग करता है, ठीक है, दो नदी तंत्रों को जो आपस में अलग करता है उसको हम जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। समझिए कि जल विभाजक क्या होता है। हाँ, अभी हम नीचे देखिए, आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है अरावली पर्वत। समझाते हैं अरावली पर्वत को हम क्यों जल विभाजक कहते हैं, और जल विभाजक होता क्या है। मान लेते हैं एक नदी तंत्र हमारे पास यहाँ, इसकी सहायक नदियाँ कुछ ऐसे आके मिली हुई हैं इधर से जाके, ठीक है। एक नदी तंत्र ये हुआ, और दूसरी नदी तंत्र ये है कि इसमें भी कुछ नदियाँ मिली हुई हैं ऐसे आके। तो इसके बीच के जो ये क्षेत्र बचा, मतलब यहाँ पे अगर कोई मे बी यहाँ माउंटेन हो सकता है, यहाँ पठार हो सकता है, ये पठार इन दोनों को अलग कर दिया। ये दोनों नदी तंत्रों को, दोनों द्रोणियों को अलग कर रहा है कौन? ये पठार कर रहा है। तो ये पठार को ही हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कह देंगे। और अगर पर्वत है तो पर्वत भी वो जल विभाजक के रूप में काम करेगा। तो इसी तरह अगर भारत के मैप पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको अरावली पर्वत दिखेगा, राजस्थान में एक अरावली पर्वत दिखेगा। तो एक रफ डायग्राम अगर बना के दिखाएं आपको, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे समझना है इसको। ये मान लेते हैं यहाँ गुजरात है, ये रफ डायग्राम है हमारे भारत का। तो यहाँ पे हमारी अरावली पर्वत है, ये वाला पूरा लाइन, ठीक है ना, ये अरावली पर्वत है। अब इतना छोटा है नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ अरावली पर्वत है। अब इससे बड़ा बना भी नहीं सकते क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। तो ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत को आप देखेंगे जो सिंधु नदी है ये इधर आ जाती है सिंधु नदी तंत्र में। जैसे सिंधु, सतलज, ये सब नदियाँ जो हैं इधर से, व्यास ये आते हैं ना, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। तो ये हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे कि सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं ये सब, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है ना, व्यास, ये सारी उसकी। तो इधर से हमारी सिंधु नदी तंत्र है, और जस्ट इसके इधर से जो यहाँ से गोमुख से कौन निकल जाती है? गंगा नदी तंत्र है। मतलब कहने का ये सीधा सीधा मतलब है कि इधर हमारी सिंधु नदी तंत्र और इधर हमारी गंगा नदी तंत्र के बीच जो विभाजक के रूप में काम कर रहा है वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को हम जल विभाजक कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो अपर्दन की क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे अपर्दन की क्रियाएं हो रही हैं, तो उसमें निक्षेपण भी एक क्रिया है। निक्षेपण क्या कहने का मतलब है? अपर्दित चीज़ों को एक जगह पे ले जाकर डिपॉजिट कर देना, ठीक है। निक्षेपण, डिपॉजिट उसका अंग्रेजी है। तो निक्षेपण की क्रिया मतलब एक जगह पे जमा कर देना जाके। जैसे नदियाँ अपने साथ कितना सारा सिल्ट बहा के लेके आती हैं, बहुत सारे बालू कंकड़ अपने साथ बहा के लेके आती हैं, तो क्या करती है? वो जमा कर देती हैं एक साथ, ठीक है। तो अगला जो हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान लें कि नदियाँ किस तरह के स्थलाकृति
जो अपने साथ बहुत सारे गाद या सिल्ट लेके जाती हैं, तो अपने आसपास अगर अगल बगल जमा कर देती हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि बांगर या खादर मैदानों का निर्माण होता है। जैसे गंगा नदी अपने साथ तेज ढाल, क्योंकि गंगा नदी का ढाल तेज है, तो अपने साथ बहुत सारे गाद बहा के लेके आती है। और वो क्या करती है, वो गाद के वजह से, आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है, तो वो हमारी गंगा नदी तंत्र से बना है। वो गाद लेके आती है और अपने आसपास बहा देती है, अपने आसपास छोड़ देती है, ठीक है। तो जो नई लाई हुई गाद होती है, तो उसको हम लोग खादर कहते हैं, और पुरानी जो गाद उसमें है, तो उसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के निर्माण करती है। फिर डेल्टा का निर्माण करेंगी, एस्चुरी का निर्माण करेंगी, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद क्या करेंगी, नदी घाटी का निर्माण होगा, और क्या होगा, द्रोणी का निर्माण। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि नदियों द्वारा किन किन, गोखुर झील के निर्माण करती है, वितरिका का निर्माण करती है। तो ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसे होती है। एक क्लास में तो पूरा नहीं हो सकता, तो दूसरे क्लास में करेंगे। तो क्या आप इस टॉपिक के बारे में क्या सीख पाए हैं, आप कमेंट करिएगा। और आप लगातार यूट्यूब पे हम क्लास करा रहे हैं, तो आप भी हमको सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आप लोग को जैसे कि पता है कि कल मकर संक्रांति है, तो इसके लिए आप लोग को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जय हिंद, धन्यवाद।